आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है फंक्शंस। ये अलग से आपके किसी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, लेकिन कोई भी कोडिंग राउंड होता है, आपको एक फंक्शन कंप्लीट करके ही देना होता है। ठीक है, ज्यादातर कोडिंग राउंड्स के अंदर आपको एक फंक्शन कंप्लीट करके अपना आंसर देना होता है। और दूसरा टॉपिक करने वाले हैं हम वन डी एरे। तो वन डी एरे में से तो डायरेक्टली हमेशा ही क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, चाहे किसी भी तरीके का आपका एग्जाम होगा। वन डी एरे के अंदर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, चाहे कितना भी इजी एग्जाम। वन डी एरे के अंदर आपको इजी से लेके मीडियम डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं उसमें। तो ध्यान रखेंगे, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से सुनेंगे और क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के साथ। फंक्शंस या फिर जावा में उन्हें कहते हैं मेथड्स। सबसे पहले देखते हैं ये होते क्या है और इनका हम लोग यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन या मेथड्स हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसमें हमारा एक पूरी फंक्शनैलिटी हम लोग पूरी करते हैं। फंक्शंस के अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फंक्शन हमको एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। एक एक करके ये सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले एक सबसे सिंपल फंक्शन देखते हैं जिसमें ना हम कुछ वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, ना उससे कुछ वैल्यू ले रहे हैं। बस उस फंक्शन को कॉल करके हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं यूजर के स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे बेसिक फंक्शन जो हो सकता है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो एक फंक्शन देते हैं हेलो स्ट्रिंग नाम का, जो एक ग्रीटिंग प्रिंट कर देगा यूजर के स्क्रीन के ऊपर। ये फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, तो ये पैरामीटर लिस्ट जो होती है ये इसकी एम्प्टी रहेगी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक ग्रीटिंग प्रिंट करा देते हैं यूजर के लिए। तो ये फंक्शन जब भी इन्वोक होगा, एक ये मैसेज प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे और फिर ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक सिंगल लाइन रखी हुई है जहां पे ये हेलो मैसेज प्रिंट कर रहा है, एंड दैट्स इट। पब्लिक क्या होता है? ये एक एक्सेस स्पेसिफायर। वॉइड हमारी रिटर्न टाइप होती है। एक एक करके इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे और ये कहाँ कहाँ हमें काम आएंगे ये चीज भी देखेंगे। पब्लिक का क्या मतलब होता है कि दूसरी क्लास के अंदर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होते हैं। पब्लिक का स्पेसिफिकली मीनिंग ये है, आप दूसरी क्लास के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। फिर आपका आता है रिटर्न टाइप, वॉइड। जैसा मैंने आपको बताया था, जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये हमको एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो वो रिटर्न टाइप क्या होगी, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। करंटली मैंने वॉइड लिखा हुआ है, लेकिन आपको वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंट है, इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो आप इंटीजर इंट लिखोगे। स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं तो स्ट्रिंग लिखोगे। कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं तो कैर लिखोगे। इसी तरीके से जो भी डेटा टाइप होगा रिटर्न वैल्यू का, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अभी हमें कोई भी वैल्यू वापस नहीं चाहिए, इसलिए हमने वॉइड लिख दिया है। फिर यहाँ पे आता है फंक्शन का नाम, नेम ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम रखा है ग्रीटिंग, क्योंकि एक ग्रीटिंग मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। और फिर आती है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट इसकी एम्प्टी है, हम कोई भी वैल्यू इसको पास कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन वैल्यूज का ये कुछ कर भी नहीं रहा है। ये सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। फिर इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, जो चलता है, जो एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने एक लाइन डाली है फंक्शन के अंदर, स्क्रीन पे प्रिंट कर दो हेलो, या ग्रीटिंग को स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। तो जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। बस ये फंक्शन इतना ही कर सकता है। एक कीवर्ड हम लोग और देख लेते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मीनिंग होता है? अगर हमें एक फंक्शन को स्टैटिक बनाना है तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं।
ये स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो जाता है। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, किसी को कोई आइडिया है? कोई बता सकता है स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? प्रीति, आउटपुट नहीं बदलेगा। अगर आप इंट लिख दोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करी है। अगर आप वॉइड की जगह इंट लिख देते हो तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0 या रिटर्न 1 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, आउटपुट नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया प्रीति? ओके। स्टैटिक का किसी को आइडिया है स्टैटिक क्या करता है? अब ये बताओ, स्टैटिक कीवर्ड किस लिए यूज होता है? ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज होता है? जिसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट नहीं प्रीति, ये स्टैटिक है। स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज होता है, यहाँ पे जो हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, इसका ये मतलब है कि इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं बिना इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो आपको ये तो पता ही है कि जावा में हर चीज क्लासेस के अंदर ही होती है। वो स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा। तो ये फंक्शन भी किसी ना किसी क्लास के अंदर ही जाएगा। तो इसको कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। जैसे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ही नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल कर पाए हम डॉट ऑपरेटर लगा के। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को स्टैटिक कर देते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा ही हम लोग फंक्शन का नाम लिख देंगे और वो चलने लग जाएगा। क्लियर हो गया सबको? स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर हो गया तो क्लियर लिख दो। जिसको क्लियर हो गया अ, कि यहाँ तक सारी चीजें, कोई डाउट है तो पूछो। सर सर जैसे आपने बोला कि स्टैटिक से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, तो करेक्ट। फिर ये सिंगल मेथड में अप्लाई होता है या फिर पूरे क्लास के मेथड्स पे अप्लाई होता है? सिर्फ एक एक मेथड में आपको अलग अलग स्टैटिक लगाना पड़ेगा। जितने मेथड्स को आप स्टैटिक बनाना चाहते हो उतने में ही स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ सब पे नहीं लगता। ओके सर। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हमने एक बेसिक सा फंक्शन बना लिया है यहाँ पे, और हमने जो मेन कीवर्ड्स हैं इसके वो सारे भी स्टडी कर लिए हैं थोड़े थोड़े। अब इसको कॉल करके देखते हैं, इसको एक्चुअली में कॉल करेंगे कैसे। तो देखो, ये ध्यान रखेंगे, जावा के अंदर हम क्लास के बाहर कुछ नहीं बना सकते। सी प्लस प्लस या पाइथन के अंदर आप सीधा फंक्शन बना सकते हो बीच में, और फिर उसको कॉल कर सकते हो। जावा के अंदर ऐसा नहीं है, ये फंक्शन हमेशा किसी क्लास के अंदर होना चाहिए। तो एक पूरा फंक्शन, एक पूरा कोड देख लेते हैं जहां पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फिर एक मेन फंक्शन बनाएंगे, और मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पूरे कोड में क्या करेंगे, हम एक क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम लोग कॉल करेंगे। इसमें एक आउटपुट दे देते हैं। और इस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया, इसके अंदर हमने एक आउटपुट की लाइन दे दी। सिंपल सा फंक्शन है, कुछ कॉम्प्लेक्स ये कर नहीं रहा है। जब भी इसको कॉल करेंगे, ये मैसेज प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे।
अब देखते हैं इस फंक्शन को एक्चुअली में कॉल कैसे करना है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ फंक्शन बनाने से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। हमारा मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन हमारा स्टैटिक है, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम लोग कॉल कर लेंगे। सीधा कॉल कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो देखो हमारा मेन फंक्शन भी हमने वॉइड टाइप का बनाया है, वॉइड रिटर्न टाइप के साथ पब्लिक बनाया है और स्टैटिक बनाया है। ठीक है। स्टैटिक क्यों बनाया है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जब जावा वर्चुअल मशीन इसको कॉल करती है वो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है, इसलिए हमने इसको स्टैटिक बनाना कंपलसरी होता है। तो इसके अंदर हमने ग्रीटिंग्स को कॉल कर दिया है, ग्रीटिंग को। तो ग्रीटिंग देखो, नेम लिख दिया हमने यहाँ पे और इसके आगे पैरेंथेसिस डाल दिए। अगर हमें कुछ वैल्यूज पास करनी होती है, कुछ पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता है ये, तो हमें जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर डालते। अभी हम ये आगे देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे उसमें पैरामीटर्स को पास भी करेंगे। तो अभी इसका आप लोग बताओ आउटपुट क्या होगा। टाइप करके बताओ सब लोग, इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, प्रीति कह रही है हेलो वेलकम टू विक्ट्री पॉइंट। ओके। तुषार सेम है, हेलो वेलकम टू विक्ट्री पॉइंट। ओके, पारस, शुभ्रांशु, अनुपम, देवांश, कार्तिक, कौस्तभ, यश, वेरी गुड। तो जो भी हमने अंदर एग्जीक्यूशन के लिए लाइन दी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हेलो वेलकम टू विक्ट्री पॉइंट हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक फंक्शन, बिल्कुल सिंपल। ना ये पैरामीटर्स ले रहा है, ना कोई कैलकुलेशन कर रहा है, ये सिंपली एक मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। जिसका आउटपुट आएगा हेलो वेलकम टू विक्ट्री पॉइंट, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्लास को बंद करना भूल गए थे, तो एग्जाम्पल क्लास को लास्ट में बंद कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब देखते हैं पैरामीटराइज। ठीक है, पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं हम एक फंक्शन को, और फिर वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा है और वो वहीं पे प्रिंट कर दे रहा है, ऐसे फंक्शंस देखते हैं। तो दो पैरामीटर्स हम इसको पास करेंगे, दो इंटीजर्स। ये फंक्शन क्या करेगा, उनको ऐड करके उनका आंसर लिख देगा। तो पूरा कोड लिखते हैं इसका, ये करे चलेगा कैसे और उसको बनाना कैसे है। तो क्लास तो हमें बनानी जरूरी है, जैसे हमने पहले ही देख लिया है कि जावा के अंदर सब कुछ स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, इसलिए क्लासेस के बिना फंक्शंस नहीं बना सकते। इस क्लास के अंदर पहला फंक्शन बनाते हैं सम। ये भी पब्लिक फंक्शन है, एक स्टैटिक फंक्शन भी है ये भी रिटर्न कुछ नहीं करेगा और ये दो नंबर्स को ऐड करेगा। अब जो दो नंबर्स इसको ऐड करने हैं वो हम एज पैरामीटर्स इनको, तो पहला नंबर हो गया ए, दूसरा नंबर हो गया बी। तो ए और बी हमारे दो पैरामीटर्स हैं जो इसको पास करने पड़ेंगे फंक्शन को कॉल करते टाइम। ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो अभी आप देखना मैं दो नंबर्स पास करूंगा इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं इनका सम।
ठीक है, हमने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन को करते हैं क्लोज। अब बनाते हैं हमारा मेन फंक्शन जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमारे मेन फंक्शन तो हमने बहुत बार बनाए ही हुए हैं, तो उसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर सम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो कॉल वैसे ही करेंगे जैसे पिछला फंक्शन किया था, सिर्फ फंक्शन का नाम और इसके पैरेंथेसिस के अंदर उन पैरामीटर्स की लिस्ट जो हमें सेंड करनी है। तो सम लिया हमने। अब इस इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डालेंगे दो इंटीजर्स जिनका हम सम करना चाहते हैं। तो मान लो हमने डाल दिया 3 और 5। फिर मेन फंक्शन को भी बंद कर दिया, एग्जाम्पल क्लास को भी अब हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कोड है। इसका आउटपुट बताओ सब लोग टाइप करके, इसका क्या आउटपुट आएगा? सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। ठीक है, वेरी गुड राज, तुषार, प्रियांशु, प्रीति, मधुसूदन। ओके सर, why static function without why static function called without creating the object? तो स्टैटिक कीवर्ड यही करता है, आपको यही प्रॉपर्टी आपको देता है। अगर आपका फंक्शन स्टैटिक है तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा क्लास का। सेम, सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। वेरी गुड। सम ऑफ 3, यस, सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8 आएगा, सम ऑफ 3 एंड 8 इज 8 नहीं आएगा। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्यों लिखा है? ओके, तो ये जो स्ट्रिंग आर्ग लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग का एरे है। एक एरे है जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हमें डालने होते हैं। अ, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं हमारे कंसोल से, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम इसको पास कर सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे कैच हो जाते हैं। लेकिन किसी भी आईडीई के अंदर जब हम ऑनलाइन इसको चलाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती है। जब लोकल पीसी के अंदर कंसोल के थ्रू रन करते हो अपना प्रोग्राम और लिखते हो जावा जावा सी स्पेस क्लास नेम, उसके आगे जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स डालोगे इस स्ट्रिंग्स एरे के आगे वो जुड़ जाएंगे। इसलिए ये स्ट्रिंग आर्ग्स हमारे मेन के अंदर डाला जाता है। ठीक है, लेकिन ये तभी काम आएगा जब आप अपने लोकल पीसी पे डाउनलोड करोगे जावा और उस पे चलाओगे। सेम होते हैं राजन, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा दो नंबर्स को सम करने का फंक्शन। अभी तक सबको क्लियर हो गया सब कुछ? तो क्लियर लिख दो एक बार। तो अगर डिफाइन नीचे करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कोई इशू नहीं आएगा। डिफाइन आप इसको नीचे भी कर सकते हो, तब भी ये कॉल हो जाएगा। सेम बात। ओके, ठीक है, राजन को क्लियर हो गया, प्राची को क्लियर हो गया, वेरी गुड। और जिसको भी क्लियर हो गया क्लियर लिख दो। प्रीति को क्लियर हो गया, पारस को क्लियर हो गया, ओके, श्रुति को क्लियर हो गया, श्रृंगास और श्रृंगास बोथ। ठीक है, तो जावा, हर्ष, जावा के अंदर एरे को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप पहले भी डाल सकते हो, ये बाद में भी डाल सकते हो। तो वो दोनों इक्विवेलेंट ही बात है। स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालो फिर आर्ग्स लिखो जो उसका नेम है, या फिर स्ट्रिंग आर्ग्स लिखने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो सेम बात ही रहेगी। हाँ अनुराग, मेन फंक्शन ऊपर और सम फंक्शन नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हो, एक ही बात रहेगी, सेम आउटपुट आएगा। क्लियर? चलो, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे फंक्शंस का बेसिक। सबको क्लियर हो गया? गुड। अब देख लेते हैं ऐसे फंक्शंस जो कुछ रिटर्न भी करें। अभी तक हमारे जो फंक्शंस थे उसमें हम एक वॉइड कीवर्ड रिटर्न कर रहे थे, मतलब वॉइड कीवर्ड लगा रहे थे रिटर्न टाइप के लिए, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। अब एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो हमें कुछ रिटर्न करे और हम उस वैल्यू को किसी तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर भी हम अपनी क्लास बना लेते हैं, क्लास एग्जाम्पल।
अब इसके अंदर ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कुछ रिटर्न करेगा, दो नंबर्स देंगे उसको, उनका प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो पब्लिक आ गया, स्टैटिक इंट, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, और फंक्शन का नाम रखते हैं प्रोडक्ट। ये दो नंबर्स लेगा, उनका प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये दो नंबर्स लेगा, ए और बी, दोनों इंटीजर्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा और उनको रिटर्न कर देगा। इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप है हमने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। इसको क्लोज करते हैं, ये हमारा फंक्शन हो गया डिक्लेयर। मेन फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर दो वैल्यूज लेते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। तो फंक्शन को कॉल करते हैं, इसके अंदर डालते हैं 2 और 4। अब ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है हम इसको कहीं कैच कर सकते हैं, ठीक है। जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कैच कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हमने जो प्रोडक्ट है 2 4 का, जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको एक्स में स्टोर करा लिया। अब हम इस एक्स को प्रिंट करा सकते हैं। मेन फंक्शन क्लोज करते हैं और क्लास को भी क्लोज करते हैं। ये चीज सबको समझ में आई हमने क्या किया। एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाया है जो दो पैरामीटर्स या दो वैल्यूज लेगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन में प्रोडक्ट के साथ दो वैल्यूज भेजी 2 और 4, उसको कैच कर लिया एक्स में और उसको प्रिंट कर दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? सब लोग टाइप करके बताओ। 8। ठीक है, वेरी गुड। प्रीति, तुषार, कौस्तव, राज, प्रियांशु, राजन, देवांश, शिवानी, निशा, प्राची, यश, पारस, कार्तिक। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा 8। गुड। तो फंक्शन हमें हर तरह के क्लियर हो गए। बिल्कुल बेसिक फंक्शन जहाँ पे ना हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना वो हमें कुछ रिटर्न कर रहे हैं। दूसरे टाइप के फंक्शन है जहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं लेकिन वो हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तीसरे टाइप का फंक्शन हमने देखा जो हमें कुछ रिटर्न भी कर रहा है। उसकी जो वैल्यू है जो वो रिटर्न कर रहा है उसको कैसे किसी और वेरिएबल में कैच करना है और कैसे उसको आगे यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी चीज देखते हैं जिसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी तक जिसको पूरा क्लियर हो गया है क्लियर लिख दो, फिर हम फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। अगर हमारा फंक्शन पब्लिक है तो उसको दूसरी क्लास से भी हम लोग इसके नीचे अगर एक और क्लास बनाते हैं तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। क्लियर 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 क्लियर, ओके। नहीं सर, अगर मतलब बाहर दूसरी क्लास अगर कॉल करे तो उसके आगे जो हमारा फंक्शन है उसके क्लास नेम लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता? हाँ, तब क्लास नेम लगाना पड़ेगा। अगर हम बाहर से कॉल कर रहे हैं तो क्लास नेम लगाना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर उस फंक्शन का मतलब उस नाम का फंक्शन हो सकता है, तो कहाँ से कॉल करनी है इसलिए हमें वहां पे क्लास का नाम भी लगाना पड़ता है। हाँ। तो सर हम क्लास नेम की जगह ऑब्जेक्ट नेम भी तो यूज कर सकते हैं ना, अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्लास का तो? हाँ, ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्लास नेम लिख के काम आपका चल जाएगा। ओके। ओके, गुड। तो ये हो गया हमारे अभी का फंक्शंस का बेसिक क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता
फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अगर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। कौन सा कॉल होगा, किस ऑर्डर में वो कॉल होंगे, या हमने कोई फंक्शन कॉल दी है तो अगर तीन चार फंक्शन है सबका सेम नाम है तो उनमें से किस हिसाब से कौन सा हमें फंक्शन को कॉल करेंगे, ये चीज देख लेते हैं। तो सेम नाम के हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट हमें चेंज करनी पड़ेगी। रिटर्न टाइप से कुछ नहीं होता, पैरामीटर लिस्ट हमें चेंज करनी पड़ेगी। या तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हो, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो, या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर अलग हो। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं पैरामीटर लिस्ट के अंदर। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हो, या तो डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो, या तो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर अलग हो। ठीक है, रिटर्न टाइप से मैटर नहीं करता, सिर्फ पैरामीटर लिस्ट से मैटर करता है। तो ये चेंज होना चाहिए। अगर सेम पैरामीटर लिस्ट के साथ दो फंक्शन है, इनका सेम नाम है, तो आपको एरर थ्रो हो जाएगा। तो हर एक चीज के अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर एक एग्जांपल। तो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, एग्जाम्पल। इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं सम। इसके अंदर दो पैरामीटर्स डालते हैं, या इसका रिटर्न टाइप हम लोग इंट कर देते हैं, बेटर रहेगा। दो पैरामीटर्स डालते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम। एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नेम होगा सम। इसमें तीन पैरामीटर्स डाल देते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, इन तीनों का सम। इसको क्लोज करते हैं। अब मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर दोनों को एक बार कॉल करके देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। मैं दो फंक्शन कॉल लिखूंगा, आप बताना कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा या सेकंड फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं सीधा। फिर एक और फंक्शन कॉल लगाते हैं। मेन फंक्शन को बंद करते हैं और क्लास को बंद करते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वन या टू। सब लोग टाइप करो फटाफट। फंक्शन वन कॉल होगा या फंक्शन टू कॉल होगा यहाँ पे।
या फिर एरर आएगा। 1 1 देन 2, ओके, बोथ। नहीं, पहले कौन सा कॉल होगा? 1 1 1, ठीक है, 1, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन 1 कॉल होगा, क्यों कॉल होगा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स पास किए, दो पैरामीटर्स हैं, एक 4 और एक 10, दो इंटीजर्स पास किए हैं। यहाँ पे ये दो इंटीजर्स ले रहा है और यहाँ पे ये तीन इंटीजर्स ले रहा है। तो कंपाइलर को तुरंत पता चल जाएगा कि हम कौन सा वाला फंक्शन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 और फंक्शन 1 कॉल हो जाएगा। जो दूसरा फंक्शन कॉल है उसमें तीन पैरामीटर्स है, तो फिर से कंपाइलर को पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें तीन इंटीजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये दूसरा फंक्शन कॉल कर देगा और a प्लस बी प्लस सी मतलब 20 प्लस 30 प्लस 40, 20 30 50 50 40 90, यहाँ पे हमारा 90 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। पहले फंक्शन 1 कॉल होगा, फिर फंक्शन 2 कॉल होगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 कॉल होगा और यहाँ पे फंक्शन 2 कॉल होगा। क्लियर? फंक्शन के नेम सेम है लेकिन पैरामीटर लिस्ट अलग है, इसलिए वो चल जाएंगे। अगर पैरामीटर लिस्ट भी सेम होती तो एरर आ जाता। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सबको तो क्लियर लिख दो। ओके, कार्तिक को क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, राज को क्लियर हो गया, शुभ्रांशु वेरी गुड, राजन गुड, प्रीति श्रुति वेरी गुड, निशा वेरी गुड, हर्ष, पारस गुड। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे डिस्टिंक्शन देख लिया है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पैरामीटर्स पे डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो फिर से हम दो फंक्शन बनाएंगे, उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होंगे लेकिन अलग अलग टाइप के होंगे। देखो कैसे बनाएंगे। क्लास बनाएंगे, एग्जाम्पल, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न करेंगे फ्लोट या रिटर्न करते हैं डबल, और ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये लेगा दो पैरामीटर्स, इंट ए और डबल बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न करेगा। रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाय बी। एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, इसका भी रिटर्न टाइप डबल है, प्रोडक्ट। ये पहला डबल ले रहा है, दूसरा वेरिएबल इंटीजर ले रहा है, ये भी रिटर्न करेगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ओके, अब मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। कॉल करते हैं प्रोडक्ट को, पहले डालते हैं एक इंटीजर और दूसरा डबल, फिर से कॉल करते हैं प्रोडक्ट को,
पहले डालते हैं एक डबल वैल्यू और फिर डालते हैं एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है हमारा फंक्शन वन और ये है हमारा फंक्शन टू। बताओ इस कॉल पे, पहली कॉल पे पहला फंक्शन कॉल जो है, इसमें फंक्शन वन चलेगा या फंक्शन टू चलेगा? टाइप करके बताओ जल्दी से सब लोग। ओके, सब लोग वन कह रहे हैं, प्रीति, राज, प्रियांशु, प्राची, कार्तिक, ओके, शुभ्रांशु, जय, हर्ष, श्रुति, शिवानी। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने पहले इंटीजर भेजा है, फिर डबल वैल्यू भेजी है। तो अब देखो, इसकी पैरामीटर लिस्ट ऐसी ही है, पहले इंटीजर फिर डबल। इसकी उल्टी है, पहले डबल है फिर इंटीजर है। इसलिए सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन चलेगा, क्योंकि उसकी पैरामीटर लिस्ट मैच कर रही है। इसके बाद जो दूसरा चलेगा वो हमारा सेकंड फंक्शन चलेगा। क्यों? अब इसकी पैरामीटर लिस्ट मैच करेगी। देखो ये डबल है 9.7 और दूसरा इंटीजर है, तो क्लियरली आपको पता लग सकता है कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर जो डिस्टिंक्शन है वो भी हमने देख लिया फंक्शंस का। अब आखिर रहता है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ऑर्डरिंग चेंज करने से क्या होता है देखते हैं। एक क्लास बनाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। वेलकम नाम का फंक्शन बनाते हैं। ये दो वेरिएबल लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है नेम, और एक इंटीजर लेता है एज। ये प्रिंट करता है पहले नेम प्रिंट करेगा फिर एज प्रिंट करेगा। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड है, इसलिए रिटर्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो पैरामीटर्स देता है, एक स्ट्रिंग नेम और दूसरा इंट एज जो कि एक इंटीजर है। तो ये प्रिंट करता है माय नेम इज, जो भी नेम में वैल्यू डालेंगे, और माय एज इज, जो भी एज में वैल्यू डालेंगे। एक दूसरा फंक्शन है जो वेरिएबल तो सेम लेता है लेकिन ऑर्डरिंग इसकी चेंज होती है। पहले इंटीजर लेता है फिर स्ट्रिंग लेता है, और आउटपुट इसका भी सेम है।
माई नेम इज, जो भी नेम के अंदर वैल्यू है, फिर माई एज इज, जो भी एज के अंदर वैल्यू है। अब मेन फंक्शन बना के दोनों को कॉल करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन बना के हमने अब दोनों को कॉल करेंगे। मेन फंक्शन बना लिया, तो पहले फंक्शन का नाम है वेलकम। आप लोग बताना पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा और बाद में कौन सा। इसमें डाल दिया मैंने प्रांजल 25। दूसरा फिर से वेलकम कॉल करते हैं, इसमें डाल दिया मैंने 25, फिर प्रांजल, फिर एक क्लास को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। पहले कौन सा कॉल होगा और बाद में कौन सा कॉल होगा? ठीक है, पहले 1, वेरी गुड, 1 देन 2, गुड, 1, वेरी गुड वेरी गुड। तो सब लोग को पता लग गया कि पहले 1 कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिंग पहले दी हुई है, बाद में इंटीजर दिया हुआ है। और फिर 2 कॉल होगा, क्यों? उसमें इंटीजर पहले है और स्ट्रिंग बाद में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड डिस्टिंक्शन, जहां पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन ऑर्डर हमारा अलग हो जाता है। सर ये भी तो सेम ही था टाइप ऑफ पैरामीटर के साथ, जैसा इंटीजर और डबल था इसमें इसमें स्ट्रिंग और ये। हाँ, तो टाइप टाइप का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसे टाइप वाला थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो, टाइप का एक एग्जांपल और करते हैं। एक क्लास लेते हैं एग्जांपल, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट ही बना लेते हैं। इसके अंदर दोनों डबल वैल्यूज ले लेते हैं, और ये रिटर्न करेगा दोनों का प्रोडक्ट। इसके बाद एक और प्रोडक्ट का फंक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट नाम का। ये 2 वेरिएबल लेगा, दोनों इंट टाइप के, और रिटर्न करेगा इनका प्रोडक्ट। अब मेन में इनको कॉल करते हैं। तो ये हमारा ज्यादा बेटर एग्जांपल है टाइप का, जहां पे टाइप दोनों में अलग है। तो कॉल करते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं 2 वैल्यूज, फिर से कॉल करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं अब डबल वैल्यूज।
अब बताओ कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा, कौन सा बाद में। ये हमारा 1 है और ये है 2, और यहाँ पे हम इनको कॉल कर रहे हैं। सब लोग बताओ। 2 देन 1, वेरी गुड, 2 देन 1। ठीक है, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है, बस टाइप हमारा डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा अच्छा एग्जाम्पल है टाइप के लिए। अभी क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग भी इसके साथ खत्म हो जाता है। ये 3 तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो सेम नाम के फंक्शंस में। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को बताना उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, एक क्लास लेते हैं एग्जांपल, ध्यान से सोचना। जो अभी अभी पढ़ा है इसी में से है। एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ये देगा डबल रिटर्न टाइप, और ये देगा सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके अंदर हम लोग दो इंटीजर्स पास करेंगे, ए और बी। ये रिटर्न करेगा ए माइनस बी, लेकिन उससे पहले ये उसको डबल में टाइप कास्ट कर लेगा। टाइप कास्टिंग हमने सीखी थी, डबल ए माइनस बी। डबल में टाइप कास्ट करना जरूरी इसलिए क्योंकि इसका रिटर्न टाइप डबल है, तो डबल में टाइप कास्ट किया और ए माइनस बी रिटर्न कर दिया। अब एक और फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप है इंट। सब्ट्रैक्ट, ये भी दो इंटीजर्स लेता है लेकिन रिटर्न टाइप इसका है इंटीजर, और ये सिंपली रिटर्न कर देता है ए माइनस बी। सर हाँ, सर एक छोटा डाउट है सर। सर इंट में जो हमने वेरिएबल लिया है, तो उसको हमें डबल में टाइपकास्ट करने की जरूरत है क्या सर? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्यादा साइज का है ना सर। तो अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। हाँ, तो ये इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बड़ा है, इंट छोटा है। लेकिन अगर इसका उल्टा केस होता तो इम्प्लिसिटली नहीं होता। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा जब भी आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हो तो एक्सप्लिसिटली आप लिख दो कि कौन से डेटा टाइप से कौन से में आप उसको डालना चाह रहे हो। ठीक है, फिर आपका एरर्स नहीं आते और आपको भी पता रहता है कि आप कर क्या रहे हो उसके साथ। आप इंटीजर भेज रहे हो या फिर डबल भेज रहे हो, इसे दूसरी साइड जब आपको कैच करनी होगी वैल्यू, तब भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो आपने इंट रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग कॉल करते हैं सब्ट्रैक्शन को। इंटीजर वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, ध्यान रखना, इंटीजर वेरिएबल में कैच कर रहे हैं। और इसको प्रिंट करा देते हैं। अब क्लास को क्लोज कर देते हैं एंड दैट्स इट। बताओ कौन सा फंक्शन कॉल होगा, 1 या 2? ये है 1 और ये है 2। 2, ठीक है। सौम्या, पारस, प्रीति, जय सब लोग कह रहे हैं 2।
बाकी लोग सब लोग बताओ इसका कौन सा कॉल होगा फंक्शन 1। ये राज कह रहा है 1। ठीक है, इससे पहले एक आंसर दो मेरे को। आपने फंक्शंस देख लिए? फंक्शन लोडिंग ओवरलोडिंग इन तीन टाइप में से कौन से टाइप की हो रही है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है क्या? यस और नो बताओ। ओके, प्रियांशु कह रहा है एरर। क्या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है? नहीं है। टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है? नहीं राज, टाइप भी सेम है, दोनों इंटीजर्स ले रहे हैं। देखो, टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट नहीं है, दोनों इंटीजर्स ही हैं। रिटर्न टाइप नहीं, पैरामीटर्स का टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है या इंटीजर और इंटीजर ही है? नहीं है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट। ठीक है, तो किसी भी तरह की ओवरलोडिंग नहीं है ये। यहाँ पे आपका एरर आएगा। रिटर्न टाइप डिफरेंट करने से कुछ नहीं होता है। रिटर्न टाइप डिफरेंट करने से कंपाइलर नहीं समझ पाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। लेकिन अगर पैरामीटर लिस्ट पूरी सेम है और नेम पूरा सेम है तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आएगा एरर। सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पे एरर आएगा? ठीक है, प्रीति को क्लियर हो गया, वेरी गुड। बाकी सबको ठीक है, गुड। हर्ष, दूसरा एरर क्या है इसमें? क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। तो फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग एरेस की तरफ चल देंगे। तो देखो, मेथड्स के हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। बेसिक से शुरू हो रहे हैं और थोड़े से एडवांस तक जा रहे हैं। तो सारे एक एक करके मतलब थोड़े से सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो write a function which takes a string as input from the user and displays it. The function takes no arguments and doesn't return anything. ठीक है, फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रखा है स्ट्रिंग आउटपुट नाम का, तो नेम आपको यही रखना है फंक्शन का। बना देते हैं फंक्शन पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग आउटपुट। कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा तो इसकी पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी है। इसके अंदर हम लोग को एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब एक स्ट्रिंग को इनपुट ले लेते हैं। जो स्ट्रिंग है हमारी, यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, स्पेसेस भी हो सकते हैं स्ट्रिंग में, तो नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट लाइन से लेना है इनपुट, जिससे पूरी स्ट्रिंग आ सके और इसको प्रिंट कराना है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे मेन फंक्शन चलेगा, ये कॉल होगा, इसको रन करके देखते हैं। ओके, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है। विजिबल टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। हाँ कौस्तभ, थैंक यू। ठीक है, बताओ ये फंक्शन सबको समझ में आ गया कैसे बनाए? जिसको भी आ गया यस लिख दो या क्लियर लिख दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड हर्ष। पारस, ओके गुड। तुषार, शुभ्रांशु, वेरी गुड। राजन, वेरी गुड। देवांश, अभिषेक, दक्ष, मुकुल, राज, वेरी गुड। शिवानी,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इवन और ऑड। राइट अ फंक्शन व्हिच टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर। द फंक्शन डिस्प्लेस इवन इफ द आर्गुमेंट पास्ड इज इवन and odd if the argument passed is odd. If the argument is not positive, it should display invalid. The function doesn't return anything. ठीक है, तो हम एक फंक्शन देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। एक फंक्शन है हमारा, जहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसमें इनपुट लिया है ए, और ए को हमें इवन ऑड में हमारे पास कर दिया है। तो इवन ऑड नाम का फंक्शन बनाना है जो इवन प्रिंट करेगा अगर इवन नंबर होगा, ऑड प्रिंट करेगा ऑड नंबर होगा अगर, और इनवैलिड नंबर होगा मतलब जीरो या नेगेटिव नंबर होगा तो इनवैलिड प्रिंट करेगा, और कुछ भी वो रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन के अंदर ही हमें प्रिंट करा के क्लोज कर। तो कर देते हैं, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड आ गया, और फंक्शन का नाम है इवन ऑड। ये एक वैल्यू ले रहा है इंटीजर टाइप की। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इनवैलिड तो नहीं है। अगर ये लेस देन ए लेस देन इक्वल टू जीरो है मतलब ये इनवैलिड है, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे इनवैलिड। अगर ये इवन है तो इवन प्रिंट करेंगे। इवन और ऑड कैसे चेक करेंगे, हमने देखा था मॉड टू करने से अगर हमारा जीरो आता है मतलब टू से डिविजिबल है नंबर तो वो इवन है। मॉड टू करने से अगर वन आता है मतलब डिविजिबल नहीं है टू से तो वो ऑड है। तो अगर नंबर को मॉड टू करके जीरो आता है तो हम प्रिंट करेंगे इवन। इसी तरीके से जब नहीं आता है मतलब एल्स के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है ऑड, एंड दैट्स इट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। टेस्ट केस वन और जो विजिबल टेस्ट केस है वो दोनों पास हो गए। सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस हमारे इस क्वेश्चन के पास हो चुके हैं। ये कोड क्लियर है सबको? एक बार ऊपर करके कोड देख लो सब लोग। ये कोड कंप्लीटली क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड अभिषेक। इसको भी क्लियर है, क्लियर लिख दो, नहीं तो यस लिख दो। ओके, प्राची, जय, कार्तिक, देवांश, दीक्षांत, राजन, शुभ्रांशु, पारस, हर्ष, प्रीति, राज, यश, गुड। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला तो कोड क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट कोड देख लेते हैं। Concatenate strings. Write a function which takes two strings as parameters and displays the concatenated string. The function doesn't return anything. दो strings लेगा ये parameter और उनको आपस में concatenate करके print कर देगा, that's it. तो scanner क्लास बनाई हुई है, हमें मेन क्लास में बना के दी है। दोनों स्ट्रिंग्स के इनपुट ले लिए हैं और concatenate फंक्शन में दोनों को पास कर दिया है। तो हमें concatenate फंक्शन बनाना है, तो जो पैरामीटर्स लेगा ये स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, उनको concatenate करके प्रिंट कर देगा बस। देखते हैं कैसे बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक, कुछ रिटर्न नहीं करना है तो void, और फंक्शन का नाम है concatenate। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स लेगा ये s1 और s2 और इनको प्रिंट करेगा concatenate करते हैं। तो रन करते हैं। विजिबल टेस्ट केस तो हमारा पास हो गया है, सबमिट कर देते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। दो स्ट्रिंग्स को हम लोग प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये कोड क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग्स ली हैं, उनको कॉन्कैटिनेट किया है और प्रिंट कर दिया है, दैट्स इट।
सारे जो इनपुट थे वो ऑलरेडी हमारे लिए हैंडल थे मेन फंक्शन के अंदर। वेरी गुड तुषार, वेरी गुड प्रीति, पारस गुड। बाकी सब लोग को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सब लोग बताओ। एक गुड कार्तिक, गुड राजन, दक्ष, श्रुति, देवांश, वेरी गुड, शुभ्रांशु, जय, गुड, वेरी गुड लक्ष्य, ओके, वेरी गुड राज, वेरी गुड हर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन, तो इसका क्वेश्चन का नाम है स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन में करना क्या है, राइट अ फंक्शन विच टेक टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर लेगा ये इन डबल, डबल टाइप के दो नंबर लेगा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न्स द स्मॉलर ऑफ द टू। द फंक्शन टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। तो दोनों जो नंबर्स है वो यूजर से रीड करेगा और जो भी उनमें से छोटा होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगी फंक्शन को, इनपुट हमें यूजर से लेना है। फंक्शन का नाम है स्मॉलर पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड क्यों है? क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। स्मॉलर, तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स तो आए नहीं है, तो यूजर से इनपुट लेना है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब हम दोनों इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने हैं डबल टाइप के। इन दोनों में से जो भी छोटा है वो हमें रिटर्न प्रिंट करना है, रिटर्न नहीं, अच्छा हाँ, जो भी छोटा है उसको रिटर्न करना है, यहाँ पे कैच करके मेन फंक्शन में वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हमारा ए छोटा है तो ए रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न टाइम हमारी डबल हो जाएगी वॉइड, क्योंकि इसमें हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग बी रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। विजिबल टेस्ट केस हमारा पास हो गया है। 4 और 9 में से 4 छोटा है। सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। और एक फंक्शन बिना स्टैटिक के, ठीक है, स्टैटिक के बिना करते हैं। अगला फंक्शन बिना स्टैटिक के करते हैं। ये सबको समझ में आ गया? ओवरव्यू इस फंक्शन का, ठीक है, देता हूं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है। हमने क्या किया, यहाँ पे कैच कर रहे हैं जो भी स्मॉलर हमें रिटर्न कर रहा है और फिर उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्मॉलर फंक्शन इंप्लीमेंट करना था। तो स्मॉलर फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे, जिसका रिटर्न टाइप डबल है। कोई भी पैरामीटर उसको दिया नहीं गया, तो उसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है। हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू दो वैल्यूज ली यूजर से, डबल ए और डबल बी। फिर अगर ए छोटा है तो ए रिटर्न किया, बी छोटा है तो बी रिटर्न किया। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड, गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेथड्स का, फिर हम लोग 1D एरे की तरफ जाएंगे। Write a function which takes an integer input from the user. If the input number is divisible by 5 but not by 2, the function should return y. Otherwise n. तो ऐसा नंबर जो भी हम इनपुट कराएंगे इंटीजर, अगर वो 5 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है, तो हमें रिटर्न करना है y, नहीं तो n रिटर्न करना है। और फंक्शन के अंदर ही हमें इनपुट लेना है यूजर से। तो देखते हैं कैसे करते हैं। डिविजिबिलिटी नाम का फंक्शन है जो कॉल करा हुआ है। तो पब्लिक, इसको स्टैटिक नहीं बनाते, रिटर्न टाइप है इसका कैरेक्टर और नाम है इसका डिविजी।
बिलिटी। ठीक है, ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से इनपुट ले लेंगे। अब इस इनपुट को चेक करेंगे कि वो 5 से डिविजिबल हो, लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो। तो 5 से डिविजिबल हो, लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, यही रूल था हमारा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। ठीक है, तो हम लोग को रिटर्न करना है एक कैरेक्टर y। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होते हैं और स्ट्रिंग्स डबल कोट में होती है। तो ये कैरेक्टर है, इसलिए हमको सिंगल कोट्स में रिटर्न करना है, नहीं तो रिटर्न करना है n। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये स्टैटिक नहीं है। अब ये स्टैटिक नहीं है तो इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे नाम का। अब इसके थ्रू हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, ओबीजे डॉट डिविजिबिलिटी। रन करके देखते हैं। तो विजिबल टेस्ट केसेस इसके पास हो रहे हैं। तो देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ इसको कॉल करना पड़ा। अदरवाइज इसके बिना भी हमारा काम चल जाता। इसको सबमिट करते हैं, फिर स्टैटिक फंक्शन के थ्रू ही इसको पूरा करके देख लेते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसको स्टैटिक बना के जो चीजें हमने ऐड करी है वो हटा के देख लेते हैं। देखो, अब इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और इसको कॉल सीधा आप कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? राजन, आपको भी क्लियर हो गया अ, कि इसके साथ कैसे करेंगे? हाँ, क्लास का नेम लिखना पड़ता है। जैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्कैनर लिखना पड़ता है, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका नेम लिखना पड़ता है, और न्यू कीवर्ड के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ओके। तो हमारा मेथड्स या फंक्शंस कंप्लीट हो गया है इसके साथ। बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अब हम देखेंगे 1D एरे क्या होती है और उसको उसके क्वेश्चंस आपके कैसे आ सकते हैं। तो 1D एरे देख लेते हैं जल्दी से। 1D एरेज। तो सबसे पहले देखते हैं एरे होता ही क्या है। एरे क्या होता है? कंटिग्यूअस उसको मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, पहला फीचर उसका है कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। क्योंकि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, इस वजह से उसमें रैंडम एक्सेस हमको मिलता है। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है? देखो, कंटिग्यूअस लोकेशन कुछ इस तरीके से मिलती है। मान लेते हैं एक जो डेटा टाइप है उसको स्टोर करने के लिए अ, हमें 2 बाइट्स लग रहे हैं। सुभ्रांशु सर, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेथड भी इसी क्लास में होगा? नहीं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के लिए जब हम ऊप्स करेंगे तब उसको आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मेथड्स देख रहे थे। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो सब उसमें ऊप्स की क्लास के अंदर होगा, जब ऊप्स का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअस एलोकेटेड होते हैं, कंटिन्यूअसली एलोकेटेड होते हैं।
मान लेते हैं एक डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स का मेमोरी लगता है, ये 2 बाइट्स की मेमोरी लगती है। तो ये हो गया 1000 लोकेशन, 100 लोकेशन पे। ये हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट 102, 104, 106, 107 और 108 पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये इस तरीके से लोकेटेड है। अब मान लो आपको डायरेक्टली थर्ड या फोर्थ को, फोर्थ मेमोरी को एक्सेस करना है। जीरो से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ को एक्सेस करना है आपको। तो आप कैसे करोगे? कंप्यूटर के पास का स्टार्टिंग लोकेशन होता है जो कि है 100 अभी। इसके डेटा टाइप का साइज होता है जो कि करंटली हमने बना रखा है 2। ठीक है, अब डायरेक्टली हमें चाहिए फोर्थ का क्या लोकेशन होगा। तो कंप्यूटर एक एक, या तो एक एक करके जा सकते हैं जिसको हम लोग लीनियर ट्राइवर्सल कहते हैं या लीनियर एक्सेस कहते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली उठ के फोर्थ में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे फोर्थ पे? फोर का एड्रेस चाहिए। एड्रेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एलोकेटेड है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे आएगा 108 और यहाँ पे आएगा 110। ठीक है, एड्रेस इसका ये होगा, स्टार्टिंग प्लस जो भी आपको लोकेशन चाहिए, लोकेशन मल्टीप्लाइड बाय साइज, इससे आपको मिलेगा एड्रेस। देख लेते हैं, स्टार्टिंग है 100, हमें चाहिए फोर्थ लोकेशन, साइज है हमारा 2, 108। तो आप देख सकते हो 108 पे आपको फोर्थ ऑब्जेक्ट या फोर्थ डेटा आपका मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? इस तरीके से मान लेते हैं, अभी तो आपको बहुत छोटा एग्जांपल लग रहा है, 1000th एलिमेंट एक्सेस करना है। या तो आप स्टार्टिंग पे जाओ, उससे अगले पे जाओ, अगले पे जाओ, इस तरीके से आगे बढ़ो, या सीधा फॉर्मूले से 1000th लोकेशन या 10,000th लोकेशन कैलकुलेट करके उस तक पहुंच जाओ। तो ये बेनिफिट मिलता है हमें एरेज में। क्यों मिलता है? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एलोकेटेड होती है। इतना सबको क्लियर हो गया? इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। क्लियर हो गया तो क्लियर लिख के बताओ या यस लिख के बताओ कि क्लियर हो गया। वेरी गुड राज, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड कार्तिक। बाकी सब लोग भी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्राची को भी क्लियर हो गया, गुड। दीक्षांत गुड, प्राची गुड, वेरी गुड पारस, देवांश, ठीक है, वेरी गुड दक्ष। तो रैंडम एक्सेस क्लियर हो गया है। दूसरा इसका फीचर क्या है? स्टोर्स डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर स्टोर कर लिया, फिर इंटीजर स्टोर कर लिया, फिर फ्लोट स्टोर कर लिया, फिर कैरेक्टर स्टोर कर लिया। इस तरह का एरे आपका नहीं बन सकता। जो आपका एरे बनेगा वो पूरा का पूरा एक ही टाइप की चीज स्टोर करेगा। हाँ, वो किसी भी टाइप की चीज स्टोर कर सकता है, लेकिन सारी एक ही टाइप की होनी चाहिए। वो स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, वो इंटीजर स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर कर सकता है, फ्लोट, डबल, बुलियन, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सारी जो वैल्यूज है वो सेम टाइप की स्टोर करेगा, मिक्स नहीं कर सकता। मतलब पहला इंटीजर है तो दूसरा भी इंटीजर है, फिर तीसरा भी इंटीजर ही होगा। इस तरीके से फिर सारे इंटीजर्स ही होंगे। तो ये उसका दूसरा फीचर है कि वो स्टोर करता है सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स। अब देख लेते हैं कि एक एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो जावा के अंदर एक एरे को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। पहले होता है डेटा टाइप, ठीक है, फिर होता है उसका नेम, नेम आ गया। फिर हम लोग लगाते हैं एक
स्क्वायर ब्रेसेस, फिर लगाते हैं इक्वल टू, फिर न्यू, फिर डेटा टाइप, एंड दैट्स इट। ऐसे ही होता है, बताओ सब लोग। यस और नो, अगर कोई गलती है तो बताओ गलती क्या है। लेंथ, वेरी गुड। तो इसमें एक चीज मिसिंग है, हम जब एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम हमें बताना पड़ता है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे आएगा लेंथ, ठीक है। एक फीचर हमारा जो लास्ट फीचर है एरे का वो ये है, इट इज ऑफ अ कांस्टेंट लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वेरी गुड। अब हमें हमने जो स्टार्टिंग में लेंथ दे दी उसकी वही रहेगी। अगर वो 100 साइज का है और हमें सिर्फ 50 यूज करने हैं, तो हम उसका साइज 50 नहीं कर सकते, वो 100 साइज का ही रहेगा। और अगर वो 100 साइज का है, हमें 150 डेटा पॉइंट स्टोर करने हैं, तो हमें नया एरे बनाना पड़ेगा 150 साइज का। अगर एक बार एरे बन गया तो उसका साइज चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं एरे की, उसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, उसमें इनपुट कैसे लेते हैं, और इसी तरीके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो एक कीवर्ड होता है लेंथ, उससे पता चलता है कि एरे का लेंथ क्या है। जैसे अगर मेरे को एक इंटीजर में स्टोर करना है कि एरे का लेंथ क्या है, और एरे का नाम है ARR, तो इस तरीके से आप एरे का लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। अब एरे को एक्सेस करना है क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो हमें एक लूप के थ्रू इसको एक्सेस करने में बहुत इजी रहता है। तो देखते हैं किस तरीके का लूप बनाएंगे जिससे हर एक पॉइंट को एक्सेस कर सके। एक एरे बनाते हैं, उसमें इनपुट लेके देखते हैं, तो ये पूरा कोड बनाते हैं, इसमें हम एक एरे बनाएंगे और उसमें यूजर से इनपुट डलवा देंगे। क्लास बनाएंगे सबसे पहले, इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं, मेन फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप का कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ARR एरे। उसको बनाते हैं 10 साइज का। अब इसमें ले लेते हैं यूजर से इनपुट, कैसे रहेंगे ध्यान से देखेंगे। अब ये याद रखेंगे एरे का जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला नंबर जो मतलब जो पहला लोकेशन है एरे का, वो जीरो लोकेशन है, जो आपने यहाँ पे देखा होगा, स्टार्टिंग यहाँ पे जीरो से हो रही है, ठीक है। तो फॉर लूप चलाएंगे अपना, जीरो लेस देन 10, तो 10 साइज के एरे में क्या क्या लोकेशंस होंगी, 0 से 10 तक होंगी या 0 से 9 तक होंगी, मेरे को बताओ, कोई जल्दी से टाइप करके बताओ सब लोग। 10 साइज के एरे में क्या क्या लोकेशंस होंगी, 0 से 9 या फिर 0 से 10 तक। 0 to 9, ओके, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं 0 to 9, वेरी गुड। ठीक है, 0 से लेके 9 तक की लोकेशंस होंगी, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 10 मतलब 9 तक इस लूप को चलाया। अब हर लोकेशन पे यूजर का इनपुट ले लेते हैं। हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना भूल गए, तो एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
ठीक है, और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऊपर यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एरे ऑफ आई में यूजर से हमने इंटीजर को एक एक करके फिल करा लिया। ठीक है, तो 10 साइज का एरे है, 10 साइज का लूप चला के यूजर से एक एक करके सारे इंटीजर्स हमने एरे के अंदर फिल करा लिए। बस दैट्स इट, हमने यूजर से फिल करा लिया है। क्लास को बंद करते हैं। पहले मेन फंक्शन को बंद किया, फिर क्लास को। इतना कोड सबको क्लियर है? इतना कोड सबको समझ में आता है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एरे बनाया, और एरे में यूजर से इनपुट ले लिया। बस अभी तक हमने इतना ही करा है। ये फॉर लूप कैसे लगाना है ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको इस क्वेश्चन से, मतलब इस एग्जाम्पल से। वो बहुत जरूरी है। सबको क्लियर हो गया? यस और नो? यस, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो एरे का ट्राइवर्सल हमको क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस एरे के ऊपर। सबसे पहले करके देखते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, देयर आर टू लाइंस ऑफ इनपुट। पहले n दिया जाएगा, फिर n इंटीजर्स आएंगे। n हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और आउटपुट क्या करना है, जो भी उनका सम होगा। तो जैसे 5 आया, 5 साइज का एरे दिया गया हमें, 1 2 1 3 2 4 5, और उसका फिर सम आ गया 50। इसी तरीके से अगले नंबर्स दिए गए जिनका सम आ गया 225। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे एरे। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से n को इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, n हमने इनपुट ले लिया। अब इतने ही साइज का हम लोग एरे बना लेते हैं, और एरे हमें इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे हम। और साइज क्या रहेगा? साइज इसका रहेगा n। हमने n साइज का इंटीजर एरे बना लिया। अब इसमें इनपुट ले लेते हैं। फॉर लूप चलाया, पूरे एरे को आइटरेट करना शुरू किया। अब इसमें इनपुट डाल देते हैं। एरे ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हमने इसमें इनपुट डाल दिया। ठीक है, स्टार्टिंग का काम हो गया है, एरे बन चुका है, उसमें इनपुट आ चुके हैं। अब एक और लूप चलाएंगे और हर नंबर को ऐड कर लेंगे जो कि एरे के अंदर है। तो ऐड कहाँ पे करके, मतलब ऐड करके कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। इंट सम इक्वल टू 0। अब फॉर लूप चलाते हैं। सम के अंदर डाल देते हैं एरे ऑफ आई। ठीक है, पहले एरे ऑफ 0 जाएगा, फिर एरे ऑफ 1 जाएगा, फिर एरे ऑफ 2 जाएगा। इस तरीके से 0 से लेके n-1 तक सारे नंबर्स इस सम वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। हमने एडिशन कर लिया, अब हम प्रिंट कर देंगे सम को। यहाँ पे हमने सम को प्रिंट कर दिया। दैट्स इट, इसको रन करके देखते हैं। दोनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। इसको सबमिट करते हैं। सारे हिडन टेस्ट केसेस भी हमारे पास हो गए हैं। ये बेसिक कोड सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? एक मिनट देख लो और मेरे को बताओ। सबको क्लियर है तो यस लिखो, या क्लियर लिखो। नहीं क्लियर है तो अपने डाउट्स बताओ।
ओके ओके कार्तिक वेरी गुड, अनुराग वेरी गुड, शुभ्रांशु गुड, प्राची गुड, जय गुड, प्रीति गुड, ठीक है, वेरी गुड, ओके देवांश वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिक हमें आ गया है एरे का, उसको डिक्लेयर कैसे करना है, उसके अंदर इनपुट कैसे लेना है और उसको आइटरेट कैसे करना है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन एन एरे फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको प्रिंट करना है एवरेज लेके। ठीक है, इनपुट क्या होगा, एक एन होगा जो कि साइज बताएगा एरे का, फिर एन सेपरेटेड इंटीजर्स आएंगे जो कि वैल्यूज बताएंगे एरे के अंदर कौन सी डालनी है। आउटपुट क्या है, उनका एवरेज निकालना है और 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। यूटिल पैकेज पहले से हमारा इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब एन इनपुट ले लेते हैं। एन इनपुट ले लिया, अब एन साइज का एरे बना लेते हैं। अब इसमें इनपुट डलवा लेते हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हमने एरे के अंदर इनपुट भी डलवा लिया। अब इनपुट डलवा लिया, अब इनका एवरेज निकालना शुरू करते हैं। अभी एवरेज क्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो हम एक डबल वैल्यू लेते हैं, उसमें सम करा लेते हैं और लास्ट में डिवाइडेड बाय एन कर देंगे क्योंकि एन वैल्यूज है एरे के अंदर। तो देखो इस तरीके से करेंगे। जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको, फॉर लूप को रन कर लेते हैं, पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स कर लेते हैं। एवरेज के अंदर हम लोग सम कर लेते हैं हर वैल्यू का। अभी एवरेज के अंदर सारी वैल्यूज का सम आ चुका है इस फॉर लूप के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एन से और इसके अंदर हमारे एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू एवरेज अपॉन एन। अब इसको प्रिंट कर देते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। एरर आ गया, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर प्रिंट। ओके, प्रिंट एफ आएगा यहाँ पे। विजिबल टेस्ट केस पास हो गया। सब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। यहां तक सबको क्लियर है अब, यस और नो? ओके, पारस को क्लियर है, कार्तिक वेरी गुड, देवांश गुड, अनुपम, दीक्षांत, जय, हर्ष, प्राची, दक्ष गुड। ओके, गुड सुप्रांशु। ठीक है, अगला कोड देख लेते हैं, इवन और ऑड। गिवन एन इंटीजर एरे, फाइंड द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स ऑन द एरे। तो इसमें भी 2 लाइन ऑफ इनपुट है, एक एन है जो कि साइज है एरे का, और एक फिर उसके बाद एन इंटीजर्स है जो कि वैल्यूज है जो एरे के अंदर इनपुट करानी है। एन ग्रेटर देन 0 रहेगा। आउटपुट क्या करना है, दो नंबर्स जो कि स्पेस से सेपरेटेड होंगे, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, कि इवन एलिमेंट्स कितने हैं और ऑड एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे 2 4 3 5 1 में से 2 इवन एलिमेंट्स हैं 2 और 4, और 3 ऑड एलिमेंट्स हैं 3 5 और 1। इसी तरीके से 10 यहाँ पे है, 10 एलिमेंट्स, 4 इसमें से आपको इवन मिलेंगे, 32 4 76 और 4।
बाकी आपके ऑड एलिमेंट्स हैं, 6 आपके ऑड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यूटिल पैकेज पहले से ही इंपोर्टेड है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एरे के अंदर इनपुट ले लेंगे, फिर एरे को ट्रैवर्स करते हुए चेक करेंगे हर नंबर क्या वो इवन है या वो ऑड है। दो वेरिएबल्स ले लेंगे, अगर इवन है तो इवन प्लस प्लस कर देंगे, ऑड है तो ऑड को प्लस प्लस कर देंगे। लास्ट में इवन और ऑड वेरिएबल्स को प्रिंट कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब एन को इनपुट करा लेते हैं। एन इनपुट करा लिया। अब एक एरे बना लेते हैं एन साइज का। अब इस एरे में वैल्यूज हम लोग इनपुट करा लेते हैं फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज को इनपुट करा लिया एक एक करके। अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी इवन है और कौन सी ऑड है। तो दो वेरिएबल्स ले लेते हैं जिसमें जितने इवन है वहां इवन में स्टोर करेंगे, जितने ऑड है वहां ऑड में स्टोर करेंगे। इनको जीरो से इनिशियलाइज करा लिया। अब आइटरेट करते हैं एरे को। अगर हमारा एरे ऑफ आई, हमने देखा था इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। अगर मॉड टू जीरो होता है तो इवन होता है, अगर मॉड टू वन होता है तो ऑड होता है। तो मॉड टू करने के बाद अगर जीरो आता है तो हमारा इवन है नंबर, नहीं तो हमारा नंबर ऑड है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कितने नंबर्स इवन है कितने नंबर्स ऑड है। अब सिर्फ प्रिंट कराना रहता है। प्रिंट कराएंगे इवन स्पेस ऑड। रन करके देखते हैं। विजिबल टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। हिडन टेस्ट केसेस भी हमारे पास हो गए हैं। ये कोड सबको क्लियर है, यस या नो लिख के बताओ, ये कोड क्लियर है सबको। ओके, पारस को क्लियर है, दक्ष को क्लियर है, शुभ्रांशु को क्लियर है, राजन को क्लियर है, कार्तिक को क्लियर है, प्रीति को क्लियर है। सब लोग बताओ, जितने भी लोग मीटिंग में सब लोग बताओ। देवांश को क्लियर है, निशा को, प्राची को, हर्ष को, वेरी गुड, लक्ष्य को, जय को, वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। डू नॉट यूज सॉर्ट फंक्शन, यूज ओ ऑफ एन अप्रोच। तो देखो, लार्जेस्ट एलिमेंट हमें निकालना है एरे में से। एक तो ये तरीका हो गया, सॉर्ट कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, तो आखिरी नंबर जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। ये मेथड सबको समझ में आता है कि अगर हम एरे को सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो लास्ट नंबर हमारा हाईएस्ट होगा। इतना क्लियर है सबको, यस और नो? बताओ सब लोग, ये क्लियर है? यस, गुड। लेकिन सॉर्टिंग में हमारा एन लॉग एन लग जाता है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉर्टिंग की वो होती है एन लॉग एन। तो हमें इसको सिर्फ ओ ऑफ एन में खत्म करना है इस क्वेश्चन को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन से ज्यादा नहीं लेनी है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारा एरे कुछ ऐसा दिखता है। सॉर्टेड नहीं है ये,
अब इसमें से हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे, उसमें पहले एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब इस एरे को आइटरेट करेंगे, और जब भी हमें इस लार्जेस्ट से बड़ा नंबर मिल जाएगा तो हम लार्जेस्ट की वैल्यू उससे चेंज कर देंगे। जैसे हमें 3 मिलेगा, यहाँ पे रख देंगे 3। अगला आया 1, 1 3 से छोटा है तो चेंज नहीं करेंगे। फिर आया 4, 4 3 से बड़ा है, 4 रख देंगे। फिर आया 8, 8 4 से बड़ा है, 8 रख देंगे। फिर 5 आया, 5 8 से छोटा है, कुछ नहीं करेंगे। 6, 6 भी 8 से छोटा है, फिर से कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर लास्ट में लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 8, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आया करने कैसे वाले हैं हम इसको? एरे को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स किया और लार्जेस्ट नंबर निकल के आ गया, इसलिए O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये कोड हमारा खत्म हो गया। सबको समझ में आई ये बात पूरी? यस, वेरी गुड। सब लोग बताओ, क्लियर हुआ? ओके, गुड, गुड। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इस कोड को पूरा लिख देते हैं, फिर ड्राई रन कर लेंगे और इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक फॉर लूप चलाते हैं, 0 से लेके एरे के लेंथ तक। और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं एरे ऑफ 0। तो यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी हमने लार्जेस्ट के अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर जो नया नंबर है एरे ऑफ आई, वो बड़ा है लार्जेस्ट से, तो लार्जेस्ट के अंदर एरे ऑफ आई डाल देंगे और फॉर लूप बंद कर देंगे। लास्ट में प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि ये चलेगा कैसे। आई की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लार्जेस्ट की वैल्यू लिख लेते हैं। आई की वैल्यू हो गई 1, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अब 3 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू हो गया, 3 ग्रेटर देन 2 हो गया। लार्जेस्ट की इनिशियल वैल्यू है 2। अब 3 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज करके हम लोग कर देंगे 3। अब आई बढ़ेगा आगे, अगले आइटरेशन पे जाएंगे, आई की वैल्यू हो गई 2, तो आई आ गया 1 पे। अब 1 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर अगले आइटरेशन पे आ जाएंगे, आई हो जाएगा 3, मतलब वो आ जाएगा यहाँ 4 पे। अब 4 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू हो जाएगा। हम लोग इसके अंदर जाके लार्जेस्ट की वैल्यू एरे ऑफ आई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद अगली आइटरेशन चलेगी, आई की वैल्यू होगी 4, मतलब वो आ जाएगा 8 के ऊपर। 8 ग्रेटर देन 4 ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, और आइटरेशन आगे चली जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 पे क्या करेंगे, 5 ग्रेटर देन 8 फॉल्स हो जाएगा, तो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगला इटरेशन पे आ जाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, और वो यहाँ पे आ जाएगा। 6 ग्रेटर देन 8, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लार्जेस्ट लास्ट में लार्जेस्ट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे, और आपका जो यहाँ पे प्रिंट होगा वो होगा 8।
जो आप देख सकते हो इस एरे में सबसे बड़ा नंबर है। अब इस एरे को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स किया हमने और आंसर आ गया, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। क्लियर हुआ प्रीति, आपको भी क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड। जहां तक सबको क्लियर है, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको इनपुट ले लेते हैं। एन एन ले लिया हमने, जो कि साइज ऑफ द एरे है। अब एरे बना लेते हैं एन साइज का। एन साइज का एरे बना लिया। अब इसमें हम लोग इनपुट ले लेंगे फॉर लूप के थ्रू। इसमें हमने ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद हम लोग को करना क्या है, इसमें से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो एक वेरिएबल लेंगे लार्जेस्ट, इसको इनिशियलाइज कराएंगे एरे ऑफ 0 से। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे 1 से लेके n-1 तक। अब हम देखेंगे अगर करंट नंबर एरे ऑफ i बड़ा है लार्जेस्ट से, तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या रख लेंगे, एरे ऑफ i। जब फॉर लूप खत्म होगा, लार्जेस्ट की जो भी वैल्यू होगी वो पूरे एरे में से हाईएस्ट वैल्यू होगी तो उसको प्रिंट करा देंगे। तो लार्जेस्ट को हमने प्रिंट करा दिया। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, एन हमारा कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, और लेस देन एन लिखेंगे। विजिबल टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट कर लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आज की पूरी क्लास जिस जिसको पूरी क्लियर है A to Z फंक्शंस, हमने स्टार्ट किया था मेथड से, फिर हमने देखा 1D एरे। मेथड के अंदर हमने क्या क्या देखा, पहले बेसिक मेथड देखा जो आपका ना रिटर्न करता है ना पैरामीटर्स लेता है। फिर हमने ऐसा फंक्शन देखा जो पैरामीटर्स लेता है। फिर हमने ऐसा फंक्शन देखा जो पैरामीटर्स भी लेता है और कोई वैल्यू रिटर्न भी करता है। उसके बाद हमने देखा फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में कि किस किस टाइप से हो सकती है। तो हमें पता लगा कि सिर्फ पैरामीटर लिस्ट चेंज करने से फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है। वहां पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हो, या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आए 1D एरे के ऊपर। 1D एरे में हमने देखा कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कंटिग्यूअस एलोकेशन होता है, रैंडम एक्सेस होता है, फिक्स्ड साइज होता है, और एक ही टाइप का हम लोग डेटा एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे। जिसको ये पूरी चीज क्लियर है, एक बार क्लियर लिख दो या यस लिख दो। जल्दी से टाइप करो सब लोग, जितने भी लोग मीटिंग में, टाइप करो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड, गुड। ऑल राइट, वेरी गुड एवरीवन। तो सबको पूरी चीज आज की क्लियर हो गई है। तो 2 मिनट और रुको आप। एक पोल फिल कर दो, फिर लीव कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट और रुक जाओ। सर हाँ, सर एक छोटा सा दिक्कत सर, ये मैंने लैब सॉल्व करी थी सर, ठीक उसमें है, सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट को निकालने में सर प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है सर। ओके।
ठीक है, तो मैंने पोल को लाइव कर दिया है। एक बार सब लोग पोल को फिल कर दो, और जो जो पोल को फिल करता जा रहा है वो लीव कर सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ मधुसूदन बताओ। सर यही स्क्रीन शेयर कर दूं या व्हाट्सएप कर दूं आपको? कौन सा क्वेश्चन है? सर ये सीरीज है एक लूप में। सीरीज है, ठीक है, यस अपना सर। स्क्रीन शेयर करो। ओके सर, एक मिनट। आपने उसको अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को? यस सर। राजन, न्यू होता है हमारा मेमोरी एलोकेशन के लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो या फिर एरे बना रहे हो तो न्यू से उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। ऑब्जेक्ट बनाने से वो इनिशियलाइज भी होता है, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर रन होता है उस क्लास के अंदर का। इसलिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। सर ये है। ऊपर करो, क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट नंबर्स देखो। देखो ऊपर करो, क्वेश्चन देखो। देखो, अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स देखें तो एक सीरीज बनती है 1, 3, 9, 27, 81। ये दिख रही है? यस सर। ये 3 की पावर्स है। दूसरे ऑल्टरनेट नंबर्स देखो, 2, 4, 8, 16, 32। ये दिख रहा है? यस सर। ये 2 की पावर्स है। यस सर। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अगर सर ये आप, हाँ, मैंने जो करा है आप एक बार देख लो। ठीक है, आप मेरे को अपना कोड व्हाट्सएप कर दो, मैं ठीक करके इसको वापस भेज दूंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।